कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में नेक्स्ट जो पाथवे हम पढ़ेंगे दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्रेब्स साइकिल, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, जितने भी स्टेप्स हमने या जितने पाथवेज पढ़े थे वो सब एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स थे जो कि एटीपी प्रोड्यूस कर रहे थे डायरेक्टली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू वाया द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं और ये किस तरह से सेल में काम करता है, ये हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन की जो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुआ या सिट्रिक एसिड साइकिल का गोल है टू कंजर्व एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट के कैटाबॉलिज्म से। अगर सेल्स में सफिशिएंट सप्लाई है एटीपी की, तो फिर एटीपी प्रोड्यूस करने वाली जो ये रिएक्शंस हैं ये इनहिबिट होती हैं। ऐसी केसेस में जब देयर इज एन एक्सेस ऑफ एटीपी, लिवर कोशिश करेगा टू कन्वर्ट द वैरायटी ऑफ एक्सेस मॉलिक्यूल्स इनटू ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, कि जो मटेरियल या जो सबस्ट्रेट एक्सेस में अवेलेबल है, एटीपी ऑलरेडी वहां पर प्रोड्यूस हो चुकी हैं, काफी मात्रा में है, एक्सेस में है, तो जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको बॉडी में स्टोरेज के लिए कोशिश होगी कि लिवर उनको स्टोरेज के लिए काम में ले, और ये स्टोरेज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी कि जिसमें कई मोनोसैकेराइड्स मिलके या बहुलक का निर्माण करते हैं। तो पॉलीसैकेराइड है कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर जिसमें टेंस टू हंड्रेड्स और टू सेवरल थाउजेंड मोनोसैकेराइड यूनिट्स या इकाइयां पाई जाती है। सबसे कॉमन जो कंपाउंड या मोनोसैकेराइड यूनिट है जो पॉलीसैकेराइड्स में जनरली पाया जाता है दैट इज ग्लूकोज। पॉलीसैकेराइड्स प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सभी तरह के जो जीव हैं वो सिंथेसाइज करते हैं फॉर फूड, स्ट्रक्चरल सपोर्ट या फिर एनर्जी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म है ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स विच इज एनालॉगस टू स्टार्च इन प्लांट्स। जैसे पौधे अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, उसी तरह से एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में एक्स्ट्रा या एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन सिंथेसाइज और स्टोर होता है मेनली इन द लिवर एंड मसल्स। दो मेन हमारे बॉडी में अंग हैं जहां पर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस और स्टोरेज है, लिवर और मसल्स। ग्लाइकोजन सिमिलर है टू अ प्लांट प्रोडक्ट एमाइलोपेक्टिन, लेकिन ग्लाइकोजन डिफर करता है अपनी ब्रांचिंग में। ग्लाइकोजन में जो ग्लूकोज है दैट इज अल्फा 1,4 लिंक ग्लूकोज रेजिड्यूज जो जुड़े हुए होते हैं आपस में, और ब्रांचेस होती हैं, एक पौधे जैसे शाखाएं होती हैं, वो शाखाएं 1,6 लिंकेजेस के थ्रू जुड़ी हुई रहती हैं। जितने भी मोनोमर यूनिट्स हैं ग्लूकोज के दे आर अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लाइकोजन में जो ब्रांचेस हैं वो आती हैं 6 to 10 ग्लूकोज यूनिट्स के इंटरवल पे, जबकि अमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांचेस हैं दे आर सेपरेटेड बाय 12 to 20 ग्लूकोज यूनिट्स। तो ग्लाइकोजन एक अत्यधिक शाखित विशाल मॉलिक्यूल है, एक पॉलीसैकेराइड है दैट इज फाउंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। It's a reserve polysaccharide mainly comprised of hepatic glycogen। hepatic या लिवर में स्टोर किया जाता है तो hepatic glycogen इसको कहते हैं हम। सिंथेसाइज होता है लिवर एंड मसल्स, और अल्फा डी ग्लूकोज है इसका मोनोसैकेराइड जो कंटिन्यूअसली ऐड करता रहता है और इस ग्लाइकोजन को विशाल अणु में रूपांतरित करता है। इट्स अ रिड्यूस्ड शुगर दैट इंडिकेट्स रिडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन साथ में many non-reducing residues are present that do not indicate reduction in the glycogen molecule। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन को बाइंड करता है या जब ग्लूकोज उसमें से तोड़ा जाता है, तब एक नॉन रिड्यूसिंग रेजिड्यू इन्वॉल्व होता है। तो ग्लाइकोजन शोज रिडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन इसकी जो इकाइयां होती हैं जिनको हम रेजिड्यूज कहते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग रेजिड्यूज होती हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं नो नॉन रिडक्शन इन द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। लेकिन जब भी ग्लाइकोजन में ग्लूकोज का टूटना होता है या जुड़ना होता है तो नॉन रिड्यूसिंग रेजिड्यू इज इन्वॉल्व। ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज। इसी एंजाइम की एक्शन की वजह से ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं वो ग्लाइकोजन की इकाइयों में जुड़ सकते हैं।
लेकिन जब भी ये ग्लूकोज बाइंड करेगा ग्लाइकोजन के साथ में, तो इट वुड ऑलवेज लिंक विद अ नॉन रिड्यूसिंग रेजिड्यू। स्ट्रक्चर अगर हम ग्लाइकोजन का देखें तो इट्स अ ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी शाखाएं निकली हुई हैं, शाखाओं से फिर से छोटे छोटे ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो जैसे एक पौधे की तरह से ये शाखित कंपाउंड है पॉलीसैकेराइड। और इसका एक कोर मटेरियल है जो प्रोटीन है ग्लाइकोजेनिन, जो कोवैलेंटली लिंक्ड होता है इस मोनोसैकेराइड्स के बहुलक कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन। केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड्स हैं या आउटर एंड्स हैं, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि जब भी इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का एडिशन होगा या यहाँ से क्लीवेज होगा तो इट वुड ऑलवेज अकर ऑन द नॉन रिड्यूसिंग एंड्स ऑफ ग्लाइकोजन, या ये आउटर एंड्स की तरफ। दिस इज द इनर एंड, तो जहां से श्रृंखला लंबी होती रहेगी, बाहरी जो सिरे हैं वहां पर ही एडिशन या क्लीवेज होगा ग्लूकोज का। दो तरह के लिंकेजेस इस ग्लाइकोजन में पाए जाते हैं। सभी ग्लूकोज रेजिड्यूज हैं, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो मेन शाखा है वो ग्लूकोज के रेजिड्यूज आपस में 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए रहते हैं, जिनको कि एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जिन पर अभिक्रिया करता है। तो 1 कार्बन ऑफ अ ग्लूकोज रेजिड्यू joins with fourth carbon of another glucose residue, ये अल्फा 1,4 लिंकेज है। लेकिन जो शाखाएं हैं, जहां से शाखा निकलती है, सपोज ये मेन स्टेम है और इससे एक ब्रांच निकल रही है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा सिर्फ इन दोनों का, शाखा से पहला जो ग्लूकोज होगा उसमें लिंकेज होगा 1,6 लिंकेज, जो कि ब्रांचिंग और डी ब्रांचिंग एंजाइम्स जिस पर काम करेंगे। तो यहाँ कार्बन नंबर 1 and 6 of these glucose residues would join to form alpha 1,6 linkage। तो ग्लाइकोजन में दो तरह के बंध हैं, जो सारे रेजिड्यूज आपस में जुड़े हुए हैं, दे आर अल्फा 1,4 लिंकेज, और सिर्फ जहां से शाखा निकल रही है, सिर्फ वो एक बॉन्ड, जहां जहां भी शाखाएं आएंगी वो वाला बॉन्ड 1,6 लिंकेज कहलाएगा। रेस्ट इसके भी जो शाखा में भी आगे जो रेजिड्यूज होंगे वो सभी 1,4 लिंकेजेस वाले होंगे। Now what is glycogenesis? Genesis यानी उत्पत्ति के लिए। तो glycogenesis को अगर हम डिफाइन करें, it's the formation of glycogen from glucose। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। It is synthesized depending on the demand for glucose and ATP, कि कोशिका में किसकी डिमांड है, ग्लूकोज की, एटीपी की, एनर्जी की, किसकी डिमांड है, उस आधार पर ग्लाइकोजेनेसिस संपन्न होता है। इफ बोथ आर प्रेजेंट इन रिलेटिवली हाई अमाउंट्स, हमने प्रारंभ में ही देखा कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और एनर्जी यहाँ पर है, तो जो एक्सेस है वो इंसुलिन प्रमोट करेगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाए फॉर स्टोरेज इन लिवर एंड मसल सेल्स। क्योंकि इंसुलिन बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, तो ब्लड ग्लूकोज को वो कोशिकाओं में ट्रांसपोर्ट करेगा, जहां पर कोशिकाओं में यदि पहले से ऊर्जा है तो उस अतिरिक्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होगा। ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में हर ग्लूकोज जो उस पॉलीमर में इनकॉर्पोरेट होगा, जो अंतर्ग्रहित होगा, उसके लिए एक एटीपी की आवश्यकता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्रॉस रोड कंपाउंड है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है, जो सबसे प्रारंभिक इसका रिएक्शन है, वो डायरेक्टली ग्लूकोज से बन सकता है या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो अभिक्रियाएं हैं उससे भी आ सकता है। सिंथेसिस में कि डी अल्फा डी ग्लूकोज से सिंथेसाइज हो रहा है, कोशिका द्रव्य में ये प्रोसेस संपन्न हो रहा है एंड यूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसके साथ साथ एक मेन कंपाउंड दैट इज यूटीपी, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर स्टेप बाय स्टेप हम देखें सिंथेसिस में, तो फर्स्ट स्टेप इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाने के लिए ग्लूकोज सबसे पहले जब कोशिकाओं में जाता है तो मेन पर्पस ग्लूकोज को ट्रैप करने का होता है, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी देखा था। तो सबसे पहले जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं इनटू द सेल, दे आर फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये रिएक्शन कैटेलाइज होती है बाय ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम लिवर में काम करता है, और यही अभिक्रिया जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने की अभिक्रिया है, उसके लिए मसल में एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो ये अभिक्रिया है जो कि फॉस्फोराइलेशन की है, और इसमें फिर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एटीपी से प्राप्त किया जाता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जैसे ही बनता है, ये कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के अभिक्रिया से। ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन एक इंटरमीडिएट, ऑब्लिगेटरी इंटरमीडिएट भी बनता है जो फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पर है 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जो कि एक इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन में, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो पहली रिएक्शन में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से म्यूटेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। देन यूडीपी ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। हमने देखा था कि एटीपी के साथ में एक और ऊर्जा या फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड करने वाला एक ग्रुप है, दैट इज यूटीपी या यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। जितने भी ग्लूकोज रेजिड्यूज ग्लाइकोजन में आते हैं वो यूडीपी ग्लूकोज के रूप में या यूडीपी ग्लूकोज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड यूटीपी से। जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पहले अभिक्रिया में बना है वो और यूटीपी रिएक्ट करते हैं वाया द एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम। इस प्रोसेस में पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल भी बनता है। ये पायरोफॉस्फेट तुरंत हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है, जिससे कि 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर बन जाएं और एनर्जी यील्ड करें। एक्सर्गोनिक रिएक्शन है जिसमें कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या करती है, इट मेक्स श्योर कि जो यूडीपी ग्लूकोज सिंथेसिस है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करे। तो यहाँ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आ रहा है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब यूटीपी के साथ में अभिक्रिया कर रहा है तो ये यूडीपी ग्लूकोज बन रहा है, और इनऑर्गेनिक या पायरोफॉस्फेट यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। ये पायरोफॉस्फेट फिर हाइड्रोलाइज कर दिए जाते हैं तुरंत इनटू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। These are the steps involved in the formation of UDP glucose, कि पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, taking the phosphate group from ATP। एंजाइम हेक्सोकाइनेज होगा मसल में, ग्लूकोकाइनेज होगा लिवर में, एटीपी के फॉस्फेट ग्रुप को लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ये ग्लाइकोलाइसिस के साथ शेयर होती है स्टेप। ग्लाइकोलाइसिस में भी पहला स्टेप यही है ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन का। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म के साथ शेयर होता है स्टेप। देन the conversion of glucose 6 phosphate to 1 phosphate is a reversible reaction। उसके बाद ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूटीपी के साथ अभिक्रिया करके यूडीपी ग्लूकोज बनाता है एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, और जो पायरोफॉस्फेट बना है उसका हाइड्रोलाइसिस होके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, ताकि ये रिएक्शन इसी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे। एक बार जब यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन गए हैं तो वो यूटिलाइज किए जाते हैं बाय द ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, जो कि एक लीनियर चेन बनाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज की। तो यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को लेके आता रहेगा और एक लीनियर चेन बनाने का जो काम है उनको ऐड करने का, दैट वुड बी डन बाय द ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। इस एंजाइम का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है कि इट कैन ओनली इलोंगेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन ऑफ ग्लाइकोजन, की यदि ग्लाइकोजन की कोई छोटी श्रृंखला उपस्थित है तभी उस पर ये ऐड करता रहेगा इन ग्लूकोज के रेजिड्यूज को। ये प्रारंभिक अभिक्रिया या पहले ग्लूकोज से दूसरे ग्लूकोज को जोड़ने में असक्षम है। इट कैन नॉट बिगिन द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रेजिड्यू। तो हमेशा एक प्राइमर की आवश्यकता यहाँ पर रहती है ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर कुछ
प्री एग्जिस्टिंग चेन्स ग्लाइकोजन की हैं कोशिका में, तो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम इन छोटी श्रृंखलाओं को या फ्रैगमेंट्स को एज अ प्राइमर यूज करेगा और कंटिन्यू करेगा ग्लाइकोजन के निर्माण को। सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, इन केस ये छोटी श्रृंखलाएं फ्रैगमेंट्स नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग चेन्स नहीं है, तो फिर यहाँ ग्लाइकोजन फ्रैगमेंट्स की अनुपस्थिति में एक प्रोटीन ग्लाइकोजेनिन है जो कोशिका द्रव्य में इसके प्राइमर की तरह से काम करता है। 37 किलो डाल्टन ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन के अंदर जो रेजिड्यूज हैं, अब प्रोटीन है तो इसमें अमीनो एसिड रेजिड्यूज होंगे, तो इसके टायरोसिन रेजिड्यू का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है साइड चेन में ग्लाइकोजेनिन में, वो एक्ट करता है एज एन एक्सेप्टर of the first glucosyl residue from UDP glucose। तो UDP glucose जो ग्लूकोज लेके आया है वो इस ग्लाइकोजेनिन के टायरोसिन रेजिड्यू के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में रिएक्शन करेगा और ऐड करेगा। ये रिएक्शन ऑटोग्लूकोसाइलेशन कहलाती है क्योंकि ये ग्लाइकोजेनिन ने स्वयं यहाँ पर प्रारंभ की। अगर ये प्रोटीन और ऐसे ही ऐड करता रहेगा फ्यू मोर ग्लूकोसिल रेजिड्यूज, तो 1,4 लिंकेजेस बनते बनते एक छोटी श्रृंखला बन जाएगी और ये जो छोटी श्रृंखला बनी है ग्लूकोज रेजिड्यूज की, ये फिर प्राइमर का काम करेगी ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के लिए। ये हम रिएक्शंस देख सकते हैं, ये डायग्रामेटिक रिएक्शन की देखिए, ग्लूकोज का सबसे पहले ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पर यूडीपीजी पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम ने अभिक्रिया की, तो यहाँ यूडीपीजी या यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज प्राप्त हुआ। इस पर ग्लाइकोजेनिन के साथ में इस ग्लूकोज को छोड़ना है, तो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम इस ग्लाइकोजेनिन पर इस ग्लूकोज रेजिड्यू को अटैच करेगा और अटैच करके श्रृंखलाएं बनाएगा। उसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, वो ब्रांचिंग एंजाइम छोटी छोटी ब्रांचेस बना के और एक विशाल ग्लाइकोजन का निर्माण करेगा। रिएक्शन अगर हम देखें तो क्योंकि इंसुलिन यहाँ पर ट्रिगर कर रहा है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को और उसके साथ साथ ये एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को, तो इंसुलिन यहाँ पर स्टिम्युलेट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में CAMP के थ्रू, जो मैसेंजर है वो प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जो कि ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम जो अभी तक इनएक्टिव था, जिस पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ था वो इनएक्टिव फॉर्म में था, उसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा, इससे फॉस्फेट अलग होगा थ्रू प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम और एक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम यहाँ पर बनेगा। और ये जो अभिक्रियाएं चल रही हैं यहाँ पर कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट सब जब यूडीपीजी पायरोफॉस्फोराइलेज के साथ रिएक्ट करेगा, यूटीपी से वो कन्वर्ट होगा इनटू यूडीपी ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज रेजिड्यूज और ऐड होते रहेंगे। यहाँ से जब वो जैसे ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनिन के साथ में या ग्लाइकोजन के प्राइमर के साथ में ऐड कर देता है, तो यूडीपी पुनः यहाँ रिलीज हो जाता है और इस यूडीपी को फॉस्फोराइलेट करता है एटीपी। एटीपी अपना एक फॉस्फेट ग्रुप इस यूडीपी को देता है, ये पुनः यूटीपी के फॉर्म में आता है और फिर से इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है टू कैप्चर 1 मोर ग्लूकोज रेजिड्यू। ग्लाइकोजन सिंथेज इस श्रृंखला को बढ़ाता रहता है, 1,4 लिंकेजेस इसको श्रृंखला बढ़ाता है, तभी जैसे ही 6 से 10 यूनिट्स बन जाते हैं उसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम आता है और वहां पर अल्फा 1,6 लिंकेज बना के और शाखाओं का निर्माण करता रहता है और इस तरह से ग्लाइकोजन जो कि एक शाखित पॉलीसैकेराइड है उसका निर्माण होता है। अब जो चेन इलोंगेशन है वो किस तरह से है कि एक बार प्राइमर बन गया तभी उसके ऊपर ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम एक्ट करेगा, ये इलोंगेट करता रहेगा बाय एडिंग न्यू ग्लूकोसिल रेजिड्यूज टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द चेन, यानी कि आउटर एंड ऑफ द चेन। ग्लूकोज रेजिड्यूज यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ में आएंगे। अब यहाँ जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है चेन का, उसमें एक फ्री एनोमेरिक कार्बन होती है जो कार्बन है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की।
प्रोसेस जब चेन इलोंगेशन का चल रहा होता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो फोर्थ कार्बन का होता है ऑफ न्यू ग्लूकोसिल रेजिड्यू reacts with the aldehydic group of the residue present at the non-reducing end। तो इसका फर्स्ट हो गया और जो न्यू ऐड हो रहा है ग्लूकोसिल उसका फोर्थ कार्बन हो गया, फॉर्मिंग एन 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस प्रोसेस में यूडीपी रिलीज हो जाता है। जैसे ही श्रृंखला में ग्लूकोज ऐड हुआ यूडीपी इज फ्री। ये यूडीपी फिर से यूटीपी में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज, जो कि एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करता है टू यूडीपी और फिर से यूटीपी का निर्माण करता है। ब्रांचिंग की जो 1,4 वाली श्रृंखला बनती जा रही है वो कंटिन्यूसली एक लॉन्ग स्ट्रेच तक नहीं जा सकती है, तो लीनियर चेन जो बनी है ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की वो अब शाखाओं में बदलनी है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज मेकिंग ब्रांचेस, ताकि उस ब्रांच्ड मॉलिक्यूल का निर्माण हो सके। इसका काम करने के लिए एंजाइम कहलाता है ब्रांचिंग एंजाइम। ब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 1,4 टू अल्फा 1,6 ट्रांस ग्लूकोसाइडेज है, यानी जो 1,4 से 1,4 से 1,6 बॉन्ड में चेंज करेगा। अब ब्रांच जो बनती है वो 2 चरणों में बनती है। पहले चरण में तो ब्रांचिंग एंजाइम होता है वो एक शॉर्ट चेन जो 6 से 8 रेजिड्यूज की होती है उसको आउटर एंड या नॉन रिड्यूसिंग एंड से तोड़ता है एक 1,4 लिंकेज के थ्रू, क्योंकि सभी श्रृंखला में 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं, वो उसको तोड़ता है। और नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रांचिंग एंजाइम जो छोटी श्रृंखला तोड़ी है नॉन रिड्यूसिंग रेजिड्यू की उसको जोड़ता है एट द आउटर एंड बाय 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो फर्स्ट रेजिड्यू जो अटैच होगा वो 1,6 होगा और बाकी उसके आगे वाली जितनी भी श्रृंखला में बॉन्ड होंगे वो सभी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस होंगे। एक बार जब ब्रांच बन गई है तो ये ब्रांच और मेन स्टेम और इलोंगेट होती रहेगी ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के साथ में, और इसमें ब्रांचेस ऐड होती रहेंगी। अल्टीमेट रिजल्ट एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा जो कि ट्री लाइक ब्रांचेस, और हर ब्रांच पे 8 to 12 रेजिड्यूज कम से कम श्रृंखला में पाए जाएंगे। जो ग्लाइकोजन प्रोटीन था जिसने की प्राइमर बनाने का काम शुरू किया था, इट रिमेन्स एज अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड फॉर्मिंग द कोर। उसका जो सेंटर है वो बनाता है इन द सेल्स। ये तीनों तरह के पॉलीसैकेराइड्स हैं कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है। स्टार्च में शाखाएं कंपैरेटिवली कम है, अमाइलोज एक स्ट्रेट चेन है, ग्लाइकोजन अत्यधिक शाखित है और सेल्यूलोज फाइब्रस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाउ हाउ इज द ग्लाइकोजेनेसिस रेगुलेटेड? इसका नियमन किस तरह से होता है? ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम तो एक की एंजाइम हो ही गया जो रेगुलेट करता है बाय एलोस्टेरिक इफेक्टर्स और बाय हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में दो मेन हार्मोन पैनक्रियाज के हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को बढ़ाता है। जब ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है यानी कि ब्लड शुगर को कोशिकाओं में संचित किया जा रहा है तो इंसुलिन का इफेक्ट इस पर ज्यादा प्रभावी होगा। इंसुलिन स्टिमुलेट करता है प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम को। ये प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है? ग्लाइकोजन सिंथेज जो अभी तक इनएक्टिव था उसको एक्टिवेट करता है और जिससे कि ग्लाइकोजेनेसिस प्रारंभ होता है। ग्लूकोज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है प्रोटीन फॉस्फेटेज का, स्पेशली इन द लिवर। तो जहां प्रोटीन फॉस्फेटेज है वो एंजाइम जब फॉस्फोराइलेटेड होता है तो इनएक्टिव होता है, और जब उस पे से फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है तब वो एक्टिव हो जाता है। इन द फास्टिंग स्टेट एंड स्टारवेशन, जब हमारा फास्ट है या बहुत टाइम से खाना नहीं लिया है तब ग्लूकागॉन जो सिग्नलिंग एक्टिवेट करता है दैट रिजल्ट्स इन एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए। तो जब शरीर में ऊर्जा नहीं है, भोजन नहीं है, तब ग्लूकागॉन सिग्नल करता है और एक दूसरा एंजाइम प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है? ग्लाइकोजन सिंथेज को फॉस्फोराइलेट कर देता है। फॉस्फोराइलेट करते ही ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव हो गया, अब वो ग्लाइकोजन का निर्माण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शरीर में ऊर्जा नहीं है, भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता है। इसलिए अभी ग्लूकोज को संचित करने की बजाय शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करनी है।
तो ये इनहिबिट करेगा ग्लूकागॉन इस ग्लाइकोजेनेसिस को। इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस बाय ग्लूकागॉन सिर्फ लिवर में होगा, क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, जो पेशियां हैं, वो ग्लूकागॉन को रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। तो फिर पेशियों में किस तरह से ये नियमन होता है? स्केलेटल मसल में जो इनहिबिशन होता है ग्लाइकोजेनेसिस का, वो एपिनेफ्रीन यानी कि एड्रीनल का जो हार्मोन है एपिनेफ्रीन, उसके थ्रू होता है, जो प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम सेम है जो ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव करता है, प्रोटीन काइनेज ए को, विच टर्न्स which in turn phosphorylates and inactivates glycogen synthase। तो इस तरह से लिवर के लिए ग्लूकागॉन और इंसुलिन, और पेशियों के लिए एपिनेफ्रीन सिग्नलिंग करते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस कब शुरू करना है और कब बंद करना है। थैंक यू।